आज का टॉपिक है समानांतर श्रेणी। तो इसके पहले अपने को अनुक्रम और श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो पहला टॉपिक है आपका अनुक्रम। संख्याओं का ऐसा समूह अनुक्रम कहलाता है जिसमें संख्याओं को किसी क्रम में निश्चित नियम के अनुसार रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 5, 1 एक निश्चित क्रम में प्रथम पद 2 है, दूसरा पद 4 है, यानी 2 बढ़ोतरी हो रहा है। और दूसरे श्रेणी में 9, फिर 5 द्वितीय पद, फिर तीसरा पद है आपका 1। तो इसमें 4 कम हो रहा है, यानी एक निश्चित नियम के अनुसार। तो ये श्रृंखला अनुक्रम कहलाता है। तो अनुक्रम के प्रथम पद को हम A1 से संकेत करेंगे, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से डैश डैश डैश। अब अनुक्रम के nवें स्थान के संख्या को हम nवें पद कहते हैं, जिसे हम an से संकेत करते हैं। इसी को हम व्यापक पद भी बोलते हैं। जैसे an बराबर 2n + 5, एक nवां पद दिया हुआ है अनुक्रम का। तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए। तो हम n का मान 1, 2, 3, 4, 5 पदों तक ज्ञात करने के लिए तो 5 तक मान रखेंगे। तो सर्वप्रथम 1 रखते हैं, तो A1 जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे, बराबर 2 × 1 धन 5। अब इसको सरल करेंगे, 2 × 1 = 2 धन 5 बराबर 7। इसी क्रमांक में अब n का मान 2 रखते हैं, तो A2 बराबर 2 × 2 + 5। सरल करते हैं तो 2 दूनी 4 धन 5 बराबर 9। इसी क्रमांक में n का मान 3 रखते हैं, तो A3 बराबर 2 × 3 + 5। सरल करेंगे तो 3 दूनी 6 धन 5 बराबर 11। इसी क्रमांक में n का मान 4, तो A4 बराबर 2 × 4 + 5। सरल करने से 4 दूनी 8 धन 5, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13। अब n का मान 5 रखते हैं, तो A5 बराबर 2 × 5 धन 5। सरल करने से 5 दूनी 10 धन 5 बराबर 15। इस प्रकार एक अनुक्रम प्राप्त हो जाता है। अनुक्रम के 5 पद। तो पहला पद है आपका 7, दूसरा पद है 9, तीसरा पद है 11, चौथा पद है 13 और पांचवा पद है 15। यानी अनुक्रम के nवां पद दिया हुआ है, तो हम जितने अनुक्रम के पद ज्ञात करने के लिए बोलेंगे हम ज्ञात कर सकते हैं। अनुक्रम के अंतर्गत परिमित अनुक्रम वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, यानी निश्चित हो। जैसे 3, 6, 9 n पदों तक, यानी इसमें पद निश्चित कर दिए कि n पदों तक है। इसी में आपका आता है अपरिमित अनुक्रम, वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो। जैसे
2 4 6 8 जिसको गिना ना जा सके पदों की संख्या, तो वह अनुक्रम अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। ये हो गया अनुक्रम। अब आता है श्रेणी के अंतर्गत। तो श्रेणी, यदि श्रेणी के पदों को जब विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो वह श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी कहलाता है। श्रेणी मतलब पद दिए रहेंगे तो एक विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाता है, तो वह पद से बनेगा जो श्रृंखला वह श्रेणी कहलाता है। अब आता है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी के अंतर्गत वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाने से प्राप्त किया जाए, तो वह श्रेणी समानांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे 1 3 5 7 दूसरा 9 5 1 प्रथम पद 1 है, द्वितीय पद 3 है, तृतीय पद 5 है, चतुर्थ पद 7 है। तो प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से धन 2 जुड़ रहे हैं, यानी जैसा 3 तो इसके पहले वाला पद 1 है तो 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 5 तीसरा पद लेते हैं तो दूसरे पद 3 है उसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो एक प्रत्येक पद में हम 2 जोड़ते चले जाते हैं, जिसे हम एक निश्चित संख्या से जोड़ रहे हैं। अब दूसरी श्रेणी को देखते हैं। पहला पद 9, दूसरा पद 5, तीसरा पद 1 है, तो द्वितीय पद प्रथम पद से 4 कम है, तृतीय पद द्वितीय पद से 4 कम है। इस प्रकार 1 3 5 7 पहला श्रेणी समानांतर श्रेणी कहलाता है। 9 5 1 ये भी समानांतर श्रेणी कहलाता है। एक निश्चित संख्या को जोड़ा है और दूसरे श्रेणी में एक निश्चित संख्या को घटाया है, तो जो श्रेणी प्राप्त होगा वही समानांतर श्रेणी कहलाता है। और एक निश्चित संख्या को जोड़ना या घटाना, उसी को हम सर्वांतर कहते हैं, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। यानी इस श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा, निश्चित तौर पर दिख रहा है धन 2, धन की बढ़ोतरी है, यानी D का मान प्रथम श्रेणी में 2 होंगे और द्वितीय श्रेणी में 9 प्रथम पद, द्वितीय पद 5, तृतीय पद 1, तो प्रत्येक पद में ऋण 4 घटा रहे हैं, तो वही सर्वांतर D का मान हो जाएगा ऋण 4। यानी हम किसी भी श्रेणी से सर्वांतर निकाल सकते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि वो समानांतर श्रेणी में है या नहीं, या सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, या प्रथम पद कितना होता है। तो एक ले लिया मैं श्रेणी 4 8 12 तो इसमें प्रथम पद 4 है, द्वितीय पद 8 है और तृतीय पद 12 है। तो प्रथम पद को हम A1 से संकेत करेंगे, द्वितीय पद को हम A2 से, तृतीय पद को हम A3 से, ऐसे ही बढ़ते जाए क्रमांक। तो देखने हैं द्वितीय पद में प्रथम पद में कितने का अंतर दिख रहा है, तृतीय में द्वितीय पद में कितने का अंतर दिख रहा है। तो A1 A2 में A1 को घटाएंगे तो A2 8 है और A1 4 है, तो घटाने से आया 4। अब तृतीय में द्वितीय को घटाते हैं
A3 माइनस A2 बराबर 12 माइनस 8, तो भी 4 आता है। इससे स्पष्ट होता है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर है। यानी ये जो दी गई है श्रेणी समानांतर श्रेणी है और जिसका सर्वांतर 4 है, यानी कि सर्वांतर का सूत्र हम बना सकते हैं। A2 में A1 को घटाना, A3 में A2 को घटाना, A4 में A3 को घटाना, दिस AN-1 में AN में AN-1 को घटाना, अर्थात द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाना या तृतीय पद में द्वितीय पद को घटाना, इस प्रकार सर्वांतर का एक सूत्र बन जाता है। तो हम सर्वांतर इसी माध्यम से श्रेणी को निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि ये श्रेणी समानांतर श्रेणी में है या नहीं। अब आता है श्रेणी का मानक रूप। समानांतर श्रेणी का मानक रूप। तो हम प्रथम पद ए लेते हैं। मान लीजिए समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, तो प्रथम पद ए तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, सर्वांतर डी है तो डी जोड़ेंगे। तो प्रत्येक पद में डी जोड़ते जाओ तो नेक्स्ट पद निकलते जाएंगे। तो ए प्लस डी, फिर डी जोड़ो तो ए प्लस 2d, फिर डी जोड़ो ए प्लस 3d, डिस। इस प्रकार समानांतर श्रेणी का ये मानक रूप प्राप्त हो जाता है। अब आता है समानांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद ज्ञात करना। तो मान लेते हैं समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए धन डी, तृतीय पद ए धन डी धन डी, तो डी डी जुड़ जाएगा तो ए धन 2d। श्रेणी यानी एक समांतर या एक निश्चित संख्या से जोड़ रहे हैं, उसको माना मैंने डी, तो प्रत्येक पद अपने आने वाले पद से डी जोड़ते जाएगा तो नेक्स्ट पद निकलते जाएगा। चतुर्थ पद ए धन डी 2d धन डी, तो हो जाएगा ए धन 3d। इसी क्रमांक में बढ़ते जाएगा आगे। तो हम देखते हैं द्वितीय पद है, सभी में प्रथम पद ए समान दिख रहा है और द्वितीय पद जैसा इस धन कर दिया डी, सब में बढ़ोतरी है। एक है तो 2 है, यहाँ 3d है। तो पद से निर्भर करता है, यहाँ द्वितीय पद है तो 1d है, तृतीय पद है तो 2d है, चतुर्थ पद है तो 3d है। यानी पद में एक घटाते जा रहा है। द्वितीय पद है, द्वितीय में घटाएंगे तो 1d, तृतीय पद है 3 में घटाएंगे तो 2d, चतुर्थ पद है चतुर्थ में घटाएंगे तो 3 आएगा तो 3d। तो इसी प्रकार nवां पद, तो प्रथम पद एक है और d लिख रहा है, तब n में घटा देंगे तो n-1 इंटू डी। इस प्रकार nवां पद a धन n-1 इंटू डी प्राप्त होता है। तो ये एक को हम बोलते हैं प्रथम पद, n को बोलते हैं पदों की संख्या
और डी को बोलते हैं सर्वांतर। इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से प्रथम पद, पदों की संख्या, सर्वांतर में से किसी एक पद का मान मालूम नहीं है तो हम इस सूत्र के माध्यम से उस पद को या उस अज्ञात पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अनेक रूप हैं, जैसे nवां पद, तो Tn बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। इसी को लिखते हैं an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। इसी को लिखते हैं अंतिम पद जिसे हम L से संकेत करते हैं a धन n माइनस 1 इंटू डी। इन तीनों समीकरण में देखने से स्पष्ट हो रहा है कि दाएं पक्ष बराबर है लेकिन बाएं पक्ष बराबर नहीं है, यानी संकेत अलग अलग है। Tn का सूत्र बन गया a धन n माइनस 1 इंटू डी, उसी प्रकार an, उसी प्रकार अंतिम पद। तो आप प्रश्न में देख के इस मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ घबराना नहीं है। तो एक्चुअल में nवां पद का सूत्र ही है जिसका नाम अनेक है लेकिन सूत्र एक है। तो हम इनमें से किसी एक का मान ज्ञात करने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे श्रेणी 9, 5, 1 का 10वां पद ज्ञात करें। एक श्रेणी दिया हुआ है, उसका 10वां पद ज्ञात करना है। हल। तो श्रेणी में एक प्रथम पद है तो प्रथम पद स्पष्ट दिख रहा है 9। अब डी निकालना है यानी सर्वांतर यानी द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाना। तो द्वितीय पद 5 है और प्रथम पद 9 है, तो 5 में 9 घटाना है तो 4 आएगा और घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह यानी ऋण 4 आया डी का मान। और 10वां पद ज्ञात करना है यानी n का मान दे दिया है 10। तो nवां पद का सूत्र है nवां पद बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र में मान रखते हैं n का मान 10 तो 10वां पद, a का मान 9 धन n का मान 10 ऋण 1 इंटू डी, डी का मान माइनस 4। अब सरल करना है तो 9 का 9, धन और ऋण गुणा करने से ऋण, 10 में 1 हटाएंगे तो 9 गुणा 4, 9 ऋण 9 चौक 36। अब धन ऋण है विपरीत चिन्ह तो घटाएंगे, 36 में 9 घटाएंगे तो 27 आएगा और घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण। इस प्रकार इस श्रेणी का 10वां पद माइनस 27 होंगे। ये तो हुआ 10वां पद ज्ञात करना है। अब n का मान निकालना है, मान लिया जाए एक श्रेणी दिया है, जैसे श्रेणी 8, 15, 22 डेश अंतिम पद 218 है। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दिया रहेगा और अंतिम पद दिया हुआ है तो हम पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या कह दिया है, तो प्रथम पद दिया है आपका 8 और सर्वांतर निकाल सकते हैं हम। द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाना
तो 15 में 8 घटाएंगे तो कितना आया 7। और दिया है अंतिम पद जिसे हम L से संकेत करते हैं। अंतिम पद L बराबर 218। अब अंतिम पद का सूत्र तो nवां पद ही होता है 218। तो अंतिम पद का सूत्र है a धन n-1 इंटू डी। अब मान रखते हैं a का मान दिया है 8 धन n का मान नहीं दिया तो n-1 d का मान है 7 बराबर 218। अब अपने को इस अज्ञात n का मान ज्ञात करना है तो एक एक करके सभी पदों को पक्षांतर करते हैं। तो सबसे पहले 8 को पक्षांतर करते हैं तो n-1 इंटू 7 बराबर 218 ऋण 8। तो घटाने से 218 में 8 घटाएंगे तो 210। अब इस 7 को पक्षांतर करेंगे जो कि गुणा में है तो ये भाग में चले जाएगा। n-1 बराबर 210 बटे 7। अभी भिन्न में है तो कटेगा तो काटेंगे तो 7 से स्पष्ट दिख रहा है 7 एकम 7 7 तिया 21 7 शून्य 0। तो n-1 बराबर 30। अब n बराबर -1 को पक्षांतर करेंगे तो 30 धन 1 तो n बराबर 31। यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे 31। यानी श्रेणी दिया रहेगा और अंतिम पद दिया रहेगा तो हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसे समानांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q व क्यूवा पद 1/p है तो सिद्ध कीजिए कि p क्यूवा पद का मान 1 है। पीवा पद दिया है क्यूवा पद दिया है तो अपने को p क्यूवा पद ज्ञात करना है। तो हल तो सर्वप्रथम समानांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर को मानना पड़ेगा। तो माना समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है। दिया है पीवा पद 1/q तो पीवा पद का सूत्र यानी nवां पद का सूत्र nवां पद बराबर a धन n-1 इंटू डी। तो सूत्र लगाएंगे तो a धन p-1 इंटू डी बराबर 1/q। समीकरण नंबर 1 और दिया है क्यूवा पद 1/p तो क्यूवा पद का सूत्र हो जाएगा a धन q-1 इंटू डी बराबर 1/p। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 है तो अपने को a और d का मान किसी भी तरीके से निकालना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो a धन p-1 इंटू डी बराबर 1/q। दूसरा है a धन q-1 इंटू डी बराबर 1/p।
घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, धन का ऋण, धन का ऋण, धन का ऋण, धन और ऋण समान, ए में समान है दोनों, तो कट जाएगा, यानी घटा तो 0। अब इसमें P - 1 इंटू डी माइनस Q - 1 इंटू डी बराबर 1/Q माइनस 1/P। अब इन दोनों पदों को घटाना और इन दोनों पदों को घटाना, तो दो पद है तो जाहिर इसमें डी डी उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो P - 1 माइनस चिन्ह से गुणा होगा, माइनस क्यों, माइनस प्लस 1 इंटू डी बराबर, अभी भिन्न के रूप में है तो घटाएंगे कैसे, हर को गुणा कर देते हैं, तो QP प्रथम पद के अंश और द्वितीय पद को हर को गुणा करेंगे, P को 1 से तो P एकम P माइनस Q को 1 से तो माइनस Q। अब इसको सरल करना है, -1 और +1 दिख रहा घट गया तो 0, यानी हम काट सकते हैं, बचा क्या, P - Q इंटू डी बराबर P - Q बटे PQ। P - Q गुणा में तो पक्षांतर कर देंगे, तो D बराबर P - Q बटे PQ गुणा 1/P - Q, तो P - Q कर जाएगा, आंसर में है तो D बराबर आया 1/PQ। इस प्रकार D का मान प्राप्त हो गया। अब इस D के मान को समीकरण 1, 2 में किसी में रख के हम A का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम रखते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से A धन P - 1 इंटू डी, तो D की जगह रखना है अपने को 1/PQ बराबर 1/Q। अब P - 1 इंटू 1/PQ यानी गुणा होगा इन दोनों से, यानी कोष्ठक हटाते हैं, तो A धन P को 1/PQ से गुणा करें तो P/PQ ऋण 1/PQ बराबर 1/Q। P एकम P कट गया, बचा क्या, A धन 1/Q माइनस 1/PQ बराबर 1/Q। अपने को A का मान निकालना है, तो इन दोनों पदों को उस तरफ पक्षांतर कर दो, तो A बराबर 1/Q माइनस 1/Q माइनस का प्लस 1/PQ। अब ये प्लस माइनस कट गया, घटाने से 0 आएगा। इस प्रकार A का मान 1/PQ प्राप्त होगा। A और D का मान ज्ञात हो गया। अब जिसका मान ज्ञात करना है उसका मान हम निकाल सकते हैं, तो निकालना क्या है अपने को, PQवा पद, तो PQवा पद बराबर A धन PQ - 1 इंटू डी। अब मान रखते हैं A का मान दिया है 1/PQ धन PQ - 1 और D का मान दिया है 1/PQ। अब कोष्ठक हटाओ, तो 1/PQ धन PQ को 1/PQ से गुणा करेंगे तो PQ/PQ ऋण 1/PQ। अब PQ एकम PQ घट गया, ये धन और ऋण घट गया, तो बचा क्या, 1, ये बचा ना। इस प्रकार PQवा पद 1 प्राप्त हुआ, जो कि ये सिद्ध करना था PQवा पद का मान 1 है, यानी किसी भी पद इतना पद इतना है, इतना पद इतना दिया, तो किसी भी पद का मान हम ज्ञात कर सकते हैं।